हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, या किस बुक्स को पढ़ने के बाद आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही घातक बना सकते हैं, जिससे कि आपका यूपीएससी क्रैक हो सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि किस बुक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, किससे आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये जानना जितना महत्वपूर्ण है कि कौन से बुक्स को पढ़ना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि किस बुक्स से आपको बचना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं और किसी एक सब्जेक्ट के बुक्स को मांगते हैं, तो कई तरह के पब्लिकेशंस के बुक आपको मिल जाते हैं और आप काफ़ी भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई हम लोग नया बुक देखते हैं तो हम लोगों को पिछले बुक्स की तुलना में वो बिल्कुल यूनिक लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, कुछ नया सा लगता है। ऐसा लगता है कि पिछले बुक्स में उतना अच्छे से नहीं समझाया गया था और इस बुक्स में कुछ खास तरीके से समझाया गया है, और हम लोग उस बुक्स को खरीद लाते हैं और फिर उस बुक्स में उलझे रह जाते हैं और पिछले बुक्स को फिर रिविजन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण हम लोगों को स्ट्रैटेजी इस तरीके से रखनी चाहिए कि एक ही बार सोच समझकर खरीदना चाहिए, एक ही बार इस तरीके से दिमाग लगा लिया जाए जिससे कि बार बार इस तरह की स्थिति ही पैदा ना हो। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए आपको बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहूंगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि आप कुछ देर बाद स्टार्ट करें अपनी तैयारी, कुछ विलंब से क्यों ना आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, लेकिन जब भी करें तो बिल्कुल सही रणनीति और सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी स्टार्ट करें। आप युद्ध के मैदान में जब जाते हैं तो आप अपने हथियार को यदि अच्छा बनाकर नहीं जाएंगे तो आप कितना भी पहले युद्ध के मैदान में क्यों ना चले जाएं, आपकी हार निश्चित है। लेकिन आप कुछ देर से ही सही युद्ध के मैदान में जब जाएं और आपके पास जो हथियार है वो बिल्कुल अत्याधुनिक है, बिल्कुल अच्छा हथियार है, तो आप कुछ देर से भी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आपकी जीत पक्की है, आप जरूर विजयी होंगे। तो बस यही बात है, यहाँ पर हथियार आपका बुक्स है। यदि आप बुक्स का सिलेक्शन कुछ देर से ही करते हैं लेकिन सही बुक्स का सिलेक्शन करते हैं तो आने वाला जो 2 साल 3 साल है वो आपका बच जाएगा और आपकी जो नींव है, आपकी जो बुनियाद है, वो बहुत ही मजबूत बुनियाद तैयार होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी मेरा लंबा अनुभव भी रहा है, खुद भी मैं इन सारी बुक्स को पढ़ा हूँ व्यक्तिगत रूप से, और इनके अच्छाई और बुराई को मैं जानता हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे दूसरे किसी बुक्स को पढ़ें, तो उनसे भी मैं विचार विमर्श किया और प्रोज एंड कॉन्स उनका लिया। तो सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मेरे समझ से ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको ज़रूर इस बुक्स को पढ़ने से फ़ायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी इसको सुन रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से सुन रहे हैं, उनको यूपीएससी की बिल्कुल जानकारी नहीं है, दूर दूर तक उनका रिश्ता नाता नहीं है। तो उनके जगह पे यदि मैं होता तो मैं किस तरीके से सोचता, ये सोच के मैं किसी भी तरह की वीडियो को बनाता हूँ। तो इसमें ये वीडियो जो है समझाने के क्रम में काफ़ी लंबा खींच जाता है, जिससे एक आध ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनमें रिक्वेस्ट किया गया है कि वीडियो को कुछ ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये बता दूं कि ये भी वीडियो लंबा होने वाला है। जिनको सीधा टू द पॉइंट जाना है, सीधा बुक्स का नाम देखना है, तो आप बिल्कुल लगभग आधा वीडियो जो है आगे बढ़ा के आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि आधा वीडियो में बुक्स का नाम नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे हट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा जो कि आपको सुनना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा ही वीडियो सुने, लेकिन जिनको बुक्स का नाम जल्दी देखना है तो वो आगे बढ़ा सकते हैं अपने वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा बुक्स नहीं होता है जो खराब होता है, कोई भी बुक्स खराब नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो उसको अच्छा या बहुत अच्छा बनाती है। हम लोग जो पहली बार जब कोई किताब पढ़ते हैं तो हम लोगों की समझ उतनी नहीं होती कि हम उस गहराई तक उतर कर उन चीज़ों को समझ सकें, जबकि किसी भी बुक्स को जब लिखा जाता है तो वो बहुत ही गहराई के साथ लिखा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो भी चीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपका उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है यूपीएससी को क्रैक करना। ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको बहुत समय मिलेगा, बहुत लंबा वक्त है अभी आपके लिए। 30 साल के बाद आप 30-35 जब तक आपका एज है, उसके बाद तो पूरा का पूरा समय ज्ञान ही आप बढ़ाने में लगा सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो सारे ज्ञान को इस तरीके से आपको कंसाइज करना है, इस तरीके से उसको संक्षिप्त करके या इस तरीके से उसको सीख कर समझ कर आपको अपने अंदर समाहित करना है कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे से उम्र में आपको सारी बातों को सीखना होगा। कोई जो रिसर्च करता है या कोई जो प्रोफेसर होते हैं या कोई भी टीचर होते हैं, वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत ही जानकार व्यक्ति होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी कभी क्रैक किए हों, क्योंकि जो जानकारी वो 30 साल के एज में या 35 साल तक के एज में उनको ले लेनी चाहिए थी, उस जानकारी को लेने में वो 45 साल 50 साल लगा दिए। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आप उतनी ही जानकारी
या वैसी ही जानकारी अपने 30 साल के एज में प्राप्त कर लें। तो आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको ज्ञान नहीं बढ़ाना है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है। और यूपीएससी क्रैक करने के लिए जिस भी तरीके से आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, और जिस भी तरीके से पढ़ने की जरूरत है आपको वही चीज़ करना चाहिए। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी ऐसा बुक्स नहीं होता है जो खराब होता है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए बुक्स खरीदते वक्त। कुछ ऐसा पैमाना है जिसको ध्यान में रखकर अगर आप बुक्स खरीदते हैं तो आपको कुछ फायदा मिलेगा या अच्छा रहेगा। और उसका जो सबसे पहला पैमाना है वो है भाषा या माध्यम। मान लीजिए कोई ऐसा बुक्स है जिसकी भाषा काफी क्लिष्ट है, जिसको काफी कठिन भाषा में लिखा गया है, तो आपको उस तरह के बुक्स को अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि जब कोई ऐसी बुक्स जिसकी भाषा काफी आसान हो या काफी सरल तरीके से आप समझ सकते हैं उसको, तो फिर जो क्लिष्ट भाषा है उसको समझने में ही आपका लंबा वक्त चला जाएगा, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको जब भी आप बुक्स का चयन करते हैं तो उसमें इस बात का आपको अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा कि उसकी जो भाषा है वो काफी अच्छी हो। दूसरी बात, माध्यम। देखिए, नॉर्मली जितना भी बुक्स लिखा जाता है, जो भी अच्छा बुक्स है, चाहे वो यूपीएससी फील्ड का हो या किसी भी फील्ड का हो, जो भी अच्छी किताबें होती है उसको मूल रूप से इंग्लिश में लिखा जाता है। जो राइटर होते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं उनको, और बाद में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में या किसी दूसरे भाषा में। हिंदी के साथ साथ जो भी और क्षेत्रीय अगर भाषा है तो उसमें उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो जब भी आप ट्रांसलेटेड बुक कोई पढ़ेंगे तो उसकी भाषा थोड़ी कठिन हो ही जाएगी, यानी कि उसका जो मूल भाव है, मूल जो तत्व है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, या उसकी भाषा कठिन हो जाती है। तो आपको मीडियम का भी ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कि यूपीएससी में क्वालिफाई कर चुके किसी स्टूडेंट्स के द्वारा कोई बुक सुझाया गया है या आपको बताया गया कि ये बुक्स अच्छा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस मीडियम का है। यदि वो इंग्लिश मीडियम के हैं स्टूडेंट, तो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हिंदी मीडियम में आप उसी पब्लिकेशन का या वही बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वो भाषा कठिन लग सकती है। तो एक ही बुक्स जो इंग्लिश मीडियम में अच्छा है, वही बुक्स हिंदी मीडियम में हो सकता है कि वो अच्छा ना हो, क्योंकि उसकी भाषा या उसका जो ट्रांसलेशन हो जाने के बाद जो उसकी नई भाषा है वो हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो जाए या थोड़ा सा लैंग्वेज उसका चेंज हो जाए। तो आपको बुक्स के चयन में इसका भी ध्यान रखना होगा कि क्या वो बुक्स बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी बुक्स का जो है ना पूरा का पूरा सारा पोर्शन एक साथ अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि एक पोर्शन उसका बहुत ही अच्छा हो और दूसरा पोर्शन उसका थोड़ा सा कमजोर हो। मान लीजिए ज्योग्राफी है, उसमें जो भी बुक्स लिखा गया है जिस राइटर के द्वारा, उनका जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही अच्छा है ज्योग्राफी में, या जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी अच्छा है, लेकिन ओशनोग्राफी के वो विशेषज्ञ नहीं है, तो उनका ओशनोग्राफी कहीं न कहीं दूसरे की तुलना में कमजोर रहेगा। तो हो सकता है कि जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छा हो लेकिन ओशनोग्राफी अच्छा ना हो, या बायोजियोग्राफी अच्छा ना हो। तो आपको उसी तरह के बुक्स को चुनना पड़ेगा या उसी तरह के बुक्स का चयन करना पड़ेगा जिसका अधिकांश पोर्शन अच्छा हो, जिसका अधिकांश पोर्शन जो है बिल्कुल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तीसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी कि उस बुक्स की मोटाई क्या है। मैं मोटाई इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कोई भी बुक्स होता है ना, जब आप बहुत ही मोटा बुक्स का चयन कर लेते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप एक बार तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर आप उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। कभी भी रिवीजन करने की का समय आपको नहीं मिल पाएगा, और ना ही आप उसको सही तरीके से उसका नोट्स ही बना पाएंगे। तो बुक जितना संभव हो अच्छा हो और पतला हो। बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा मोटा बुक आप ना प्रेफर करें तो ज़्यादा सही है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बुक्स किस पर्पज़ से लिखा गया है। मान लीजिए उस बुक्स को यदि यूनिवर्सिटी के पर्पज़ से लिखा गया है, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीएचडी के लिए यदि किसी बुक्स को लिखा गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो सिलेबस होता है हूबहू बिल्कुल सेम सिलेबस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें दोनों में फ़र्क रहती है। जो बुक बिल्कुल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है वो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा है, और जिस बुक्स में ये जो बुक्स यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है उसमें यूनिवर्सिटी की बातें देगा, सारी चीज़ें उसमें देगा, उसमें कुछ काट छाँट नहीं रहेगा। लेकिन यूपीएससी में कुछ ना कुछ काटा छाटा रहेगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कहीं ना कहीं कम है, छोटा है। तो आपको बुक्स के चयन में इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि वो किस पर्पस से लिखा गया है। इसके अलावा आपको कुछ और भी बातें ध्यान में रखनी होगी कि मान लीजिए जब भी कोई आपके कमरे में आए तो उसको ये ना लगे कि बिल्कुल वो पुस्तकालय आ गया है। मतलब ये कि आप जितना ज़्यादा किताब की संख्या बढ़ाएंगे, आपके सिलेक्शन का रेशियो उतना ही कम रहेगा। जितना हल्का फुल्का बुक रहेगा, जितना हर मान लीजिए सब्जेक्ट का आप एक एक बुक्स रखें, एक या दो बुक्स रखें, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हर तरह के बुक्स को अगर अपने कमरे में रखेंगे, अब ज्योग्राफी है तो 4 तरह का ज्योग्राफी, हिस्ट्री है तो 4 तरह का हिस्ट्री, जो भी मार्केट में मिला सबको उठा के ले आए, तो आप एक भी बुक्स को सही से नहीं पढ़ पाएंगे, और इसके साथ साथ भ्रम की स्थिति हमेशा रहेगी। तो आपको अपना जो कमरा है उसको बिल्कुल हल्का फुल्का बना के रखना है, किसी को पता भी ना चल पाए कि ये यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा है। और ये समस्या हिंदी वाले स्टूडेंट्स के साथ खास करके
करके ज़्यादा होती है, क्योंकि हिंदी में बचपन से ही हर बुक्स को वो पढ़े रहते हैं, तो मार्केट में जितना भी बुक्स मिलता है उसको वो उठा के लेके आ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं नए सिरे से। लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी के ही माहौल में रहते हैं और इंग्लिश में बुक्स पढ़ना पड़ता है उनको, तो वो 1 या 2 बुक्स मुश्किल से पढ़ पाते हैं और उसी बुक्स को बार-बार पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा विभाजन रेखा और बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा किताब नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हिंदी में चूँकि बुक्स तो है नहीं, बेशक वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और अभी भी इंग्लिश वाला बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी आप इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं तो काफ़ी समस्याएँ होती हैं, उनको भी समस्या होती है। तो वो ज़्यादा बार-बार किताब चेंज नहीं करते हैं, एक ही बुक्स जो पढ़े उसी को बार-बार पढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले के साथ क्या है, मार्केट गए और जितना भी तरह का उनको बुक्स मिलता है नया-नया, सबको उठा के ले आते हैं और नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको अपने कमरे को बिल्कुल हल्का-फुल्का बना के रखना है, यानी कि किताब के बोझ के तले दबना नहीं है। अगली बात कि आपको हमेशा अडिग रहना होगा कि आप जिस भी बुक्स का सिलेक्शन एक बार कर लें, फिर उसको बदलें नहीं। मान लीजिए कि कोई बहुत किसी दूसरे बुक्स की बहुत ही तारीफ़ कर रहा है कि ये बुक्स पढ़ लो, ये बहुत ही अच्छा है। तो आप सीधा-सीधा उसको ये पूछें कि इस बुक का कौन-सा पोर्शन सबसे अच्छा उनको लगा और उस बुक्स का जो पोर्शन सबसे अच्छा लगा उनको, आप सिर्फ़ उस पोर्शन को पढ़ें, ना कि पूरे बुक्स को। आपको मैं जो भी बुक्स का नाम बता रहा हूँ, आप इसको चुनें या किसी दूसरे के द्वारा रिकमेंड किया गया बुक्स को चुनें या किसी और तीसरे के द्वारा रिकमेंड किए गए बुक्स को चुनें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जिस भी बुक्स का आप चयन एक बार कर रहे हैं, वो अब फाइनल हो गया। अब उसमें बदलाव की कतई गुंजाइश नहीं है, लास्ट तक आपको वही पढ़ते रहना है। और यदि कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे किसी बुक्स की या आपको खुद कोई बुक्स बहुत अच्छा लगे, तो पूरे बुक्स को पढ़ने के बजाय सिर्फ़ उस एक पोर्शन को पढ़ें, जो पोर्शन उस बुक का सबसे अच्छा है या जो आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा या जिसकी तारीफ़ कोई कर रहा है। सिर्फ़ उस पोर्शन को पढ़ें, ना कि पूरे बुक्स को। नहीं तो इससे आपका बहुत ही समय बर्बाद होगा और कुछ सीख भी नहीं पाएँगे। अगली बात ये कि पिछले वीडियो में मैं इंटरनेट के प्रयोग कम से कम करने की बात कहा था। दरअसल मैं जो कहना चाह रहा था उस भाव को कुछ ऐसे व्यूअर्स थे जो समझ नहीं पाए, उसको मैं उन चीज़ों को मैं और भी स्पष्ट तरीके से समझा के एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि आप इंटरनेट का प्रयोग कम से कम करें। लेकिन मेरा जो इंटरनेट के प्रयोग को कम करने का जो सलाह था वो इस सेंस में था कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो समय बर्बाद करते हैं उसका प्रयोग कम से कम करें। मान लीजिए कि यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपको ऐसा कोई चीज़ जो कि बुक्स में बहुत ही मुश्किल से मिलेगा या बहुत कठिन लैंग्वेज में दिया गया है या आप बुक्स में नहीं समझ पा रहे हैं और वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या किसी वेबसाइट पे अच्छे तरीके से समझा दिया गया है और बहुत ही आप सरल भाषा में उसको समझ सकते हैं, तो क्यों ना आप उसको देखें, ज़रूर आप उसको देखें। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने दोस्तों से चैट कर रहे हैं या आप उनका स्टेटस चेक कर रहे हैं बार-बार फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या किसी दूसरे माध्यम से और उसमें आप 1 घंटे भी अपना बर्बाद करते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। लेकिन यदि कोई काम की चीज़, कोई ज्ञानवर्धक चीज़ यदि आप 8-10 घंटे भी कोई वीडियो देखते हैं या कोई वेबसाइट पे आप अपना समय लगाते हैं, तो वो सब उपयोगी चीज़ें हैं। मैं इसका कतई विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप इंटरनेट का प्रयोग ना करें, बिल्कुल नहीं, इंटरनेट का प्रयोग करें, लेकिन उसका मिसयूज़ ना हो, आप ऐसे प्रयोग ना करें जिससे आपका समय बर्बाद हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि यदि आप इंटरनेट पर 10 घंटे, 12 घंटे भी अपना देते हैं, लेकिन यदि काम की चीज़ों पर देते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप उस पे दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बुक्स में बहुत ही मुश्किल से आपको मिल पाता है और इंटरनेट पर बहुत आराम से आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं या बहुत ही कम समय में और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं। अगली बात कि अभी मैं जो भी बुक्स का नाम आपको बताऊंगा, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत मार्केट गए और सारे बुक्स को एक साथ बंडल में बंधवा कर कमरे में ले आए, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एक साथ अभी मार्केट में जाएंगे तो कोई बुक्स खरीद कर ना लाएं, एक एक करके पढ़ें। जब आप मार्केट से जाएं, जो बुक जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो उस सब्जेक्ट का केवल किताब आप खरीद के लाएं और उसको पढ़ना स्टार्ट करें और फिर जब वो खत्म हो जाए तब आप कोई दूसरा बुक खरीदने जाएं। अगर आप सीधा एक साथ सारे बुक को मार्केट से खरीद कर ले आएंगे तो इससे आप पर दबाव ही पड़ेगा और वो आने वाले समय में ऐसे ही धूल धूसरित रहेगा। आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक में नया एडिशन आ जाएगा और आपका जो है पुराना बुक्स ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप अभी एक साथ कोई भी किताब ना खरीदें, बोझ ना बढ़ाएं अपने सर पर, धीरे धीरे बुक्स को खरीदें, पढ़ते जाएं और फिर जब वो हो जाए तो नए सिरे से दूसरा बुक खरीद के लाएं, फिर उसको पढ़ें। चलिए, मुझे लगता है कि अब जितनी भी बातें मैं बताना चाह रहा था वो सारी बातें मैं बता दिया हूँ। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। अब मैं आपको बुक्स के नाम बताने वाला हूँ। तो दरअसल मैं जो भी बुक्स का नाम आपको बताऊँगा
वो मैं चाह रहा हूँ कि पेपर वाइज पेपर आपको बताऊं। जैसे कि मान लीजिए कि यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है, उस मेंस के सिलेबस में आपको फाइनली जिसका मार्क्स ऐड होता है उसमें एक पेपर एसए का होता है और 4 पेपर जीएस का होता है और 2 पेपर ऑप्शनल का होता है, यानी कि टोटल 7 पेपर का आपको मार्क्स ऐड होता है। तो आपको ये जानना महत्वपूर्ण है, मैं जो भी चीज़ों का, जो भी बुक्स का नाम बताऊंगा वो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये प्री के लिए केवल, ये मेंस के लिए। और अगर इस तरह का कोई होगा स्पेशल तो मैं आपको उससे पहले बता दूंगा कि ये सिर्फ प्री के लिए है। बाकी लगभग सारा बुक्स जो है वो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक साथ पढ़ना होगा। तो देखिए दोस्तों, जीएस का जो 4 पेपर होता है उसमें जो सबसे पहला पेपर है फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और कल्चर है। यही 4 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में है। तो यहाँ जो सबसे पहला हिस्ट्री है, हिस्ट्री में फिर एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 4 हिस्ट्री आपको हो गया। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो मेरा यही है कि आप चारों के लिए एनसीईआरटी का बुक्स पहले पढ़ें। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ें 6th से लेके 12th क्लास तक। 6th से लेके 12th तक में आपको चारों मिल जाएगा, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, चारों मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कल्चर का भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें। तो आपको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मान लीजिए कि जिस क्लास में एंशियंट है, तो उसके बाद जिस भी 6th से लेकर 12th तक में जिस भी जगह पर एंशियंट है, आप एंशियंट को एंशियंट जगह पर कर दें, मिडाइवल को मिडाइवल के साथ मिला दें और मॉडर्न और वर्ल्ड को भी इसी तरह से करना है। और एक जगह पे उसको फिर कंपाइल कर लें या एक जगह उसको रखें। इससे ये होगा ना कि आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक ही जगह पे आप एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड आपका इकट्ठा हो जाएगा। और ये जान लें कि एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि एक ही पोर्शन है, या तो एंशियंट है या मिडाइवल है या मॉडर्न है या वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक में दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग है, तो आप उसको अलग अलग करके अलग तरीके से कंपाइल कर लें, उसको एक ही जगह पर उसको डाल दें, तो इससे ये फायदा होगा। तो इस तरह से आप हिस्ट्री के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लें 6th से लेके 12th क्लास तक। उसके बाद दूसरा बुक्स मेरे समझ से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है सिवाय एक के। दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है राजीव अहीर का, एक आता है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, राजीव अहीर उनके राइटर हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये बुक है। आपको तो ये पता ही होगा कि एंशियंट और मिडाइवल ये मेंस के सिलेबस में नहीं है, मेंस के सिलेबस में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आपको मेंस में तो मॉडर्न ही पढ़ना है। और प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो एंशियंट और मिडाइवल और खास करके कल्चर वाला पोर्शन है वो आप अपने एनसीईआरटी को फोकस करके कर सकते हैं, अपने एनसीईआरटी से उसको कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल भी मार्केट में, मैं बिल्कुल आपको ये बता दूं कि एंशियंट और मिडाइवल के लिए कोई भी बुक्स आप मार्केट से खरीद कर ना लाएं। आप एनसीईआरटी को जब कंपाइल कर देंगे, एंशियंट को एंशियंट की जगह पर, मिडाइवल को मिडाइवल की जगह पर, तो मार्केट में किसी भी बुक से वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, आप ये जान लें। और वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है जो किसी दूसरे बुक्स में है। तो बिल्कुल भी ना भटकें, बिल्कुल भी आप टेंशन में ना आए कि मार्केट से कोई बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ मेंस में उसका काम है नहीं, काम है आपको सिर्फ प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में जितनी जानकारी चाहिए उसके लिए ये बिल्कुल सफिशियंट है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एंशियंट मिडाइवल जो कि मेंस में नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स में है, उसके लिए एनसीईआरटी पे फोकस करें। और मॉडर्न के लिए आप एनसीईआरटी का जो मॉडर्न है उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होगा। और इसके बाद प्रीलिम्स के लिए आपको एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो राजीव अहीर का बुक है उसको आप खरीद लें। ये समझ लें कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको राजीव अहीर का बुक्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ लें 6 से 12th, और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो राजीव अहीर का बुक है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको पढ़ लें। बात रही वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको एनसीईआरटी के ही बुक से कवर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको उससे मन ना भरे, आपको लगे कि कमी रह गई है, तो जितना पतला बुक हो सकता है, खास करके मैं आपको बताऊंगा कि अखिल मूर्ति साहब का एक बुक है, मूर्ति पब्लिकेशन का ये बुक है, बहुत ही पतली बुक है, आप इसको जाकर खरीद लें। दृष्टि कोचिंग जो है दिल्ली में, उसमें ये हिस्ट्री के टीचर भी हैं और अच्छे टीचर हैं, और ये बुक मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बाकी आप मार्केट में किसी दूसरे बुक को खरीदेंगे तो एक बहुत ही जाना पहचाना बुक्स है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, और वो इतना मोटा है कि आपको पढ़ते पढ़ते आपका सारा वक्त चला जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप बेसिकली अपने एनसीईआरटी से ही कवर करने का प्लानिंग करें। लेकिन अगर उससे मन ना भरे, आपका संतुष्टि आपको ना मिले और मन करे कि और मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, तो आप अखिल मूर्ति का ये बुक पढ़ लें, आपको
कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा एक और बुक आप पढ़ सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप पढ़ ही लें, ये भी काफ़ी पतली किताब है। विपिन चंद्रा साहब की ये बुक है, आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इस बुक का नाम है। और मैं जो भी बता रहा हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ, अभी तक दोनों कॉमन है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एनसीईआरटी का बुक्स 6 to 12, दोनों के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का राजीव अहिर का बुक्स, और दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ विपिन चंद्रा का जो बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, आप उसको पढ़ लें। विपिन चंद्रा साहब की एक और बुक आती है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये बुक काफ़ी मोटा है, इसीलिए मैं आपको, और खास करके इसमें कोई ऐसी जानकारी, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं लिखा गया है। ये बस आप मज़े के लिए पढ़ सकते हैं, एज ए फन पर्पस आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो विपिन चंद्रा साहब की आप सिर्फ एक बुक पढ़ें, आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये बुक आप ना पढ़ें, क्योंकि बुक काफी मोटा है। आप इसको एक बार पढ़ भी लेंगे तो दूसरी बार रिवीजन कर पाना असंभव जैसा है, और नोट्स तो बिल्कुल भी आप नहीं बना पाएंगे इस बुक्स का, क्योंकि फैक्चुअलिटी और कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो समझाया गया है वो बहुत ही स्टोरी टाइप से समझाया गया है, उसको आप कंसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी ना पढ़े। तो मेरा सिर्फ 3 बुक आपको मैं सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से आपको पूरा हिस्ट्री हो जाएगा, और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का राजीव अहिर, इस 2 बुक को आप पढ़ लें। लेकिन अगर आपको संतुष्टि ना मिले और भी पढ़ना है तो एक वर्ल्ड हिस्ट्री का अखिल मूर्ति का पढ़ लें, और विपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लें, जो कि काफ़ी पतली किताब है। और इसके बाद दुनिया में कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरी समझ है। मैं आपको यही कहूंगा कि कोई किताब ना पढ़ें इसके बाद। चलिए, पेपर फर्स्ट में एक तो हिस्ट्री हो गया, पेपर फर्स्ट का जो दूसरा पोर्शन है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का एनसीईआरटी का बुक्स। एनसीईआरटी का बुक्स बहुत ही मस्त है। मार्केट में जितना भी आपको बुक्स मिलता है जिसमें कोई फैक्ट्स है या कोई कॉन्सेप्ट है, वो सारा कॉन्सेप्ट और सारा फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी के इस बुक्स में जरूर मिल जाएगा। तो आप बिना किसी टेंशन के एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ें। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आपको बहुत हद तक इससे वो टैली करेगा, आप उसको बनाने की स्थिति में आएंगे, क्वेश्चन लिखने की स्थिति में आ जाएंगे, यदि आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ लेते हैं। अब मान लीजिए कि इससे आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, मैं अपने आप में सफिशिएंट मानता हूँ एनसीईआरटी की बुक्स को, और ये किताब इतनी पतली पतली है कि आप 3-4 दिन में एक बुक को पढ़ सकते हैं। आप ये उधेड़बुन में ना रहें कि 9th से शुरू करूँ या 11th से शुरू करूँ या 6th से शुरू करूँ। कोई भी एनसीईआरटी का जो बुक्स है ना, वो इतना पतला है कि आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार दे दें तो वो खत्म हो जाएगा, इतना पतला पतला है, बच्चों के लिए लिखा गया। तो आप एकदम 6th से ही पढ़ें, बिल्कुल बिना किसी भ्रम की स्थिति में आए। और यदि आपको एनसीईआरटी के बाद किसी बुक्स को पढ़ने का मन है, आपका मन नहीं भर रहा है, तो मैं आपको कहूंगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो माजिद हुसैन का एक बुक पढ़ सकते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, लेटेस्ट एडिशन जो भी है, भारत एवं विश्व का भूगोल, ये बुक का नाम है। इसके अलावा एक और बुक आती है माजिद हुसैन की, जो इससे भी ज़्यादा मोटा है और सिर्फ एक पार्ट कवर किया गया है, वो शायद भारत का भूगोल है या विश्व का भूगोल है। तो आपको पूरा का पूरा वो नहीं पढ़ना है, उस बुक्स को चुनना है जिसमें दोनों हो, भारत का भी भूगोल हो और विश्व का भी भूगोल हो, अलग अलग नहीं आपको खरीदना है। तो माजिद हुसैन साहब का आप ये बुक खरीद लें, भारत एवं विश्व का भूगोल, लेटेस्ट एडिशन। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल उनको सलाह दूंगा कि एक जीसी लियोंग का बुक आता है, जीसी लियोंग राइटर का नाम है, उनका एक बुक आता है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो बुक है ना जीसी लियोंग साहब का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये बेस्ट बुक है, हर कोई इसको पढ़ता है, दिल्ली में रहने वाला हर स्टूडेंट। तो आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, ये बुक हिंदी में चूंकि नहीं है अवेलेबल, इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इसीलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि 6th से 12th तक एनसीईआरटी का किताब पढ़ लें, और हिंदी वाले स्टूडेंट माजिद हुसैन का वो बुक पढ़ लें जिसमें दोनों हो, भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट जीसी लियोंग का बुक पढ़ लें जो कि सिर्फ इंग्लिश में आता है। इसके अलावा एक सविंद्र सिंह का भौतिक भूगोल का बुक आता है, सविंद्र सिंह का और भी कई बुक है, तो सविंद्र सिंह के भौतिक भूगोल को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये बुक एक तो बहुत ही मोटा है, यानी कि ये बहुत ही कठिन है आपके लिए पढ़ना,
तो मैं आपको यही कहूँगा कि सविंद्र सिंह को आप अवॉइड करें। और दूसरी बात ये है कि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा भी नहीं गया है, ये यूनिवर्सिटी के पर्पज से लिखा गया है। तो आप को यदि पढ़ना है तो मैं ये कहूँगा कि आप इसके कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें, सेलेक्टिव चैप्टर को आप इसका कवर करें। जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको संभव हुआ तो आगे आने वाले वीडियो में जानकारी दूंगा। पूरे बुक को बिल्कुल भी ना पढ़ें, सिर्फ सेलेक्टिव कुछ टॉपिक्स पढ़ें। मुश्किल से 8-10 टॉपिक्स ऐसा होगा जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा जो है पूरे बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे सविंद्र सिंह की किताब काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये किताब यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। आप यूपीएससी में इसको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देगा। हाँ, ये उन स्टूडेंट्स को जरूर फायदेमंद होगा, या उनके लिए ये मैं रेकमेंड करूंगा जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो वो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ज्योग्राफी के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि जीएस में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। साथ ही साथ एक चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ज्योग्राफी का की जो तैयारी है बिल्कुल अधूरी रहेगी, और वो है एटलस की जानकारी। यानी कि कोई भी एटलस जो मार्केट में हो, खास करके ऑक्सफोर्ड एटलस आप खरीद सकते हैं। एटलस को खरीद के आप उसका जो लोकेशन है उसको आपको जानना मस्ट है। यानी कि एटलस में जो लोकेशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि कंट्री, कौन सा कंट्री कहाँ है, या कौन सा कंट्री का जो कौन सा मेजर मेजर सिटी है, या पूरे विश्व में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, या पूरे विश्व का जो जितना लेक्स है, या चारों ओर समुद्र वगैरह है, तो जितनी भी सारी लोकेशन है एटलस में, आप उसको नियमित रूप से पढ़ें। आप कितना भी बुक्स पढ़ लें, बिना एटलस की जानकारी के, बिना लोकेशन की जानकारी के, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि आप अपना हिस्ट्री भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, आप अपना आईआर भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन की जानकारी मस्ट है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी का बुक्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा हुआ तो माजिद हुसैन का बुक पढ़ लें, जिसमें भारत और विश्व दोनों का भूगोल एक साथ दिया हो, अलग अलग वाला किताब नहीं। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जीसी लियोंग का जो है फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट जरूर कवर कर लें। और इसके अलावा सविंद्र सिंह के बुक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसको अगर पढ़ना भी होगा तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आप उसका पढ़ लें। और ऑक्सफोर्ड एटलस मस्ट है, इसको आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एक महेश वर्णवाल का बुक है, वो भी काफ़ी अच्छा बुक्स है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम है। यानी कि जो समझाने वाली चीज़ें हैं, मेरी समझ से मैं खुद कई बार उस बुक्स को पढ़ा हूँ, तो उसमें समझाने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम है, आपको फैक्ट ज़्यादा उसमें मिलेगा। तो समझने के लिए आपका एनसीईआरटी बेस्ट है, आप वहाँ पे समझ लें, वहाँ पर आपको फैक्ट्स भी मिल जाएगा। 11th-12th का तो एनसीईआरटी मस्ट है। और महेश बनवाल में फैक्ट कुछ ज़्यादा है, अगर आपको पढ़ना भी होगा तो आप लुसेंट को भी पढ़ के, अगर फैक्ट ही आपको याद रखना है तो लुसेंट के भी फैक्ट से आप काम चला सकते हैं। तो महेश बनवाल को भी आप अवॉइड करें, सविंद्र सिंह को भी अवॉइड कर सकते हैं। बाकी हालांकि माजिद हुसैन भी मैं तब आपको सलाह दूंगा जबकि आप एनसीईआरटी को कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बुक्स के बोझ के तले दबे रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास बुक्स होगा आपका दिमाग उतना ही उलझा रहेगा। एक ही टॉपिक्स के लिए 10 बार आप इधर उधर भटकते रहेंगे, 10 टॉपिक को दिमाग में आएगा, एक ही टॉपिक देखते हैं, इस बुक में कैसा दिया है, उस बुक में कैसा दिया है, उस बुक में कैसा दिया है, हर बुक्स को आप देखेंगे और कोई भी नहीं हो पाएगा। जबकि एक ही बुक्स अगर आपके पास हुआ और उसी को बार बार पढ़ेंगे तो उसी से कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको फिर किसी तीसरे बुक की जरूरत ही नहीं होगी। और फिर मैं किस काम के लिए बैठा हूँ? यदि आपको, आप पढ़ते हैं और कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक कमेंट करें, मैं उससे संबंधित वीडियो ही बना लूंगा। अब ये तो एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई ना कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करें, आप पूरे भारत में जहां भी हैं खुद से सेल्फ स्टडी करें, जो समस्या होती है मेरे से पूछें, मैं संभव हुआ तो कमेंट के द्वारा उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, संभव नहीं हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर मैं भी अगर 1% सही समय पे आपको नहीं कर पाया तो तब जाके आप किसी दूसरे बुक के उस टॉपिक को केवल पढ़ सकते हैं, ना कि पूरे बुक्स को पढ़ें, उस टॉपिक को केवल देखने की किस तरीके से दिया है। तो ये ज्योग्राफी का हो गया सारा। इसके बाद जो फर्स्ट पेपर का तीसरा पोर्शन है वो है सोसाइटी, यानी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब है सोसाइटी। देखिए सोसाइटी के लिए मार्केट में कुछ खास सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि 12th क्लास का जो समाजशास्त्र की किताब है एनसीईआरटी वाली, आप उसको पढ़ लें। मतलब ये कि समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ जो भी बुक्स है मार्केट में एनसीईआरटी का, आप उसको पढ़ें। यदि आप एनसीईआरटी के इस तरह के बुक्स को पढ़ते हैं ना तो मेरे समझ से आपको कोई समस्या नहीं होगी।
और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आराम से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक है राम आहूजा साहब का, राम आहूजा का एक बुक है भारतीय समाज, ये बुक है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी के बुक्स के बाद जो चीज़ें आपको लगे कि ये अच्छे से कवर नहीं हो पाया है, तो राम आहूजा के पूरे बुक्स को बिल्कुल भी ना पढ़ें, बल्कि इसका कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लें। संभव हुआ तो मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा कभी, लेकिन मेरी जानकारी के इंतजार में बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि जो चीज़ अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसी से आप यूपीएससी को का टॉपर भी बन जाएंगे। क्वालिफाई तो दूर, आप टॉप कर जाएंगे। तो मेरे छोटी छोटी जानकारी के लिए आपको रुकना नहीं है, पूरा काम रोकना नहीं है। ये बात की बात है कि फ्यूचर में कभी आपको लगे कि थोड़ी सी कमी रह गई, तो आप एक आध टॉपिक कवर कर लें, बल्कि इसके इंतजार में आपको बैठना नहीं है। तो राम आहूजा का जो भारतीय समाज ये बुक है, इसका एक आध सेलेक्टिव टॉपिक बस आप देख लें, बाकी एनसीईआरटी का जो समाजशास्त्र का बुक है आप उसको पढ़ लें। और जो पेपर फर्स्ट में चौथा पोर्शन है कल्चर, कल्चर के लिए आप मार्केट में एक बुक आया है नितिन सिंघानिया साहब का। ये नितिन सिंघानिया, इनका जो बुक है पहले सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए था और बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप कल्चर के लिए आपको फिर सोचना नहीं कुछ पड़ेगा। नितिन सिंघानिया का अब जो हिंदी में भी बुक आने लगा है, तो नितिन सिंघानिया का जो ये बुक है वो, इसका नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति, ये बुक का नाम है नितिन सिंघानिया साहब का, और ये अब हिंदी में भी अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी किताब है। आप कल्चर के लिए इसके अलावा मेरे समझ से कोई भी बुक ना पढ़ें, सिर्फ नितिन सिंघानिया का ये बुक आप पढ़ लें। और ये नितिन सिंघानिया का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बुक हो गया। तो मेरे समझ से मैं आपको चारों पोर्शन बता दिया। पेपर फर्स्ट में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और कल्चर, ये चारों बुक आप समझ गए हैं, और इन चारों में से किस बुक्स का चयन करना है वो मैं बता दिया। चलिए दोस्तों, अब सेकंड पेपर पर आते हैं। ये जो सेकंड पेपर है उसमें उसका जो भी पोर्शन है वो है पॉलिटी, आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण, और गवर्नेंस। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला है पॉलिटी, पॉलिटी के लिए मेरा आपसे जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो है 6th से 12th तक का एनसीईआरटी का बुक्स। क्योंकि जब आप 6th से 12th तक का एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ते हैं पॉलिटी का, तो आपको आपका जो समझदारी का लेवल है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है, बच्चों की तरह उसमें समझाया गया है। तो पहला रिकमेंडेशन है कि आप 6th से 12th तक पढ़ें, और जब ये हो जाए, जब आप अच्छे से कवर कर लें, तब जाकर आप मार्केट में एम लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है, पॉलिटी का बुक है, आप उसको जाकर खरीद लें। एम लक्ष्मीकांत के बुक के अलावा आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लक्ष्मीकांत के बुक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। खास करके प्रीलिम्स तो आपको बिल्कुल भी आपका नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स से संबंधित जितनी भी जानकारी है, अगर आप इसको भी बार बार पढ़ते हैं, इसका ही आप कंसाइज फॉर्म में नोट्स अगर तैयार कर लेते हैं, तो मेरे समझ से आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी बुक्स को ना खरीदें लक्ष्मीकांत के अलावा। तो पॉलिटी के लिए मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है एनसीईआरटी, और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत। तो एनसीईआरटी आपको मेंस के लिए हो गया, क्योंकि वो मेंस की चीज़ों से संबंधित ज़्यादा है, वो आपके कॉन्सेप्ट को बनाएगा। और लक्ष्मीकांत ये प्री के लिए हो गया। पेपर 2 का जो अगला पोर्शन है वो है इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये काफ़ी बदलने वाली चीज़ें हैं, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पे पैनी नज़र बनाकर रखनी होगी। लेकिन इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इससे पहले घटनाक्रम कभी घटा है या इससे पहले जो भी चीज़ें घटी है, जो एक बेसिक है मोटा मोटी जानकारी, उसके लिए कोई एक बुक आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ लेने से फ़ायदा रहेगा, और उस बेसिक्स के आधार पर जो अब नई नई चीज़ें होती रहेंगी आप उसको अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे। राजेश मिश्रा की एक बुक आती है सरस्वती पब्लिकेशन की, सरस्वती आईएएस पब्लिकेशन की तरह से, भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति ये बुक का नाम है, और ये काफ़ी अच्छी किताब है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इस बुक ज़्यादा मोटा नहीं है, पतली किताब ही है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है और बिल्कुल यूपीएससी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया है। और जो पॉलिटी का बुक मैं अभी आपको बताया था वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एनसीईआरटी, और दोनों के लिए लक्ष्मीकांत। और आईआर के लिए राजेश मिश्रा की जो ये बुक है इंटरनेशनल रिलेशन वाली, आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। और जो सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर है यानी कि सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण जो है, और इसके साथ साथ गवर्नेंस, देखिए इन दोनों से संबंधित जो है ना कोई मार्केट में खास बुक अवेलेबल है नहीं।
सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस से संबंधित कोई बुक्स मार्केट में ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं आपको रेकमेंड कर सकूं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बुक्स के फेयर में पढ़ें ही नहीं इससे संबंधित। इसको आप बहुत ही आराम से न्यूज़पेपर और मैगजीन से कवर कर सकते हैं। जो भी घटनाएं मान लीजिए घट रही है, तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, जैसे कि मान लीजिए कि हाल फिलहाल में ट्रिपल तलाक का ही मुद्दा आया, या महिलाओं के शोषण से संबंधित मामला आता है, या जो दलित वर्ग हैं उनके शोषण से संबंधित मामला आता है, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल के मार्फत से समझाया जाता है या संवैधानिक तरीके से उन चीज़ों की व्याख्या की गई होती है। तो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन से बहुत आराम से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ गवर्नेंस को भी कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने बहुत बड़े हित को दांव पर न लगाएं और इन चीज़ों को न्यूज़पेपर और मैगजीन से कवर करें, और बस अपनी नज़र को पैनी रखें ताकि आप करंट की चीज़ों को आराम से कवर कर सकें। तो इससे संबंधित मैं कोई बुक अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, यदि मेरे को कोई बुक अच्छा लगेगा और उसका ऐसा मेरे को लगा कि ये बहुत ही आराम से आप बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके भी आप अपने प्रीलिम्स को और अपने मेंस को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। निकाल ही नहीं सकते हैं, बल्कि आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को यूपीएससी के जो टॉपर होते हैं ना, वो भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि यही स्मार्ट स्टडी है। आप हर चीज़ को यदि आप चाहेंगे कि एक साथ सारा चीज़ कवर कर लें, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इससे हटके यदि आप कुछ कुछ खास चीज़ों पर, जो बहुत ही आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है, अगर आप उन चीज़ों का स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, उन चीज़ों से संबंधित हर चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन को लिख सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इसीलिए आप हर चीज़ों को बिल्कुल हर चीज़ों के पीछे न पड़ जाएं कि इसको पूरा का पूरा कवर ही करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना भी चाहिए। जब तक आप कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप यूपीएससी को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो छोड़िए, कुछ चीज़ों को छोड़िए, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मार्क्स आपको अच्छा खासा मिल सकता है, उन चीज़ों को बेहतरीन बनाइए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस से संबंधित कोई खास जानकारी चाहते हैं, या आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है ना, उसको भी आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए कोई भी कोचिंग हो और कहीं भी हो, कोई भी नोट्स है ना, आप उसको ही खरीद लें और उसी को आप पढ़ लें, आपका नॉर्मली ये कवर हो जाएगा। इस पे बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों, पेपर थर्ड पर आते हैं। यहाँ जो पेपर थर्ड का जो सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक्स है वो है इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ जो इकोनॉमिक्स है, आप जान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में जो इकोनॉमिक्स का जो अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसमें अब आप किताब पढ़ के या आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रट कर आप यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है कि जब तक आपकी करेंट पर बहुत तगड़ी पकड़ नहीं होगी, आप समसामयिक घटनाक्रम को बहुत अच्छे से जब तक नहीं समझेंगे और करंट से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप यूपीएससी के क्वेश्चन को, खास करके मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बुक जो पढ़ना है वो सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। यानी कि करंट में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, आप उसको समझने के लिए जितने भी नॉलेज की ज़रूरत है, उतना ही नॉलेज आप किताब से लें, और इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इकोनॉमिक्स के लिए जो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो है एनसीईआरटी का बुक्स, यानी कि 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी का बुक्स है उसको आप पढ़ लें। और इतनी पतली पतली किताब है 6 से लेके 10th तक की, कि आप उसको बहुत ही जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, एक सप्ताह के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो आपको मेनली मैं कहूँगा वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी। आप निश्चित रूप से 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों को समझाया गया है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद आप एक ही बुक आपको चुनना है, किसी एक बुक्स का आपको चयन करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन उस तरह से नहीं आ रहा है कि आप बुक पढ़ के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। करंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस बेसिक्स के लिए कोई एक बुक चाहिए, और वो बुक मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, रमेश सिंह की किताब। दरअसल रमेश सिंह की किताब जो है वो, अब इसका जो लेटेस्ट एडिशन आया है ये थोड़ा सा मोटा कर दिया है इसको, लेकिन इसके बावजूद
आप इसको पढ़ें, मैक्सिमम टॉपिक आप इसका कवर करें, लेकिन कुछ चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी रमेश सिंह के बुक्स में हर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाया है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स है इकोनॉमिक्स से संबंधित। मैं नहीं रेकमेंड आपको करूंगा कि आप किसी और बुक को पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी का 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लें और रमेश सिंह की किताब पढ़ लें। इसके अलावा मेरा जो आपके लिए रिकमेंडेशन है वो है munal.org। ये एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डाले गए हैं। जब आप उन वीडियोस को सुनेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो यदि आप बुक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी भी चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कम से कम मुन्नाल के वीडियोस को आप जरूर सुन लें। इससे आपका जो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है या इकोनॉमिक्स से संबंधित और भी जो जानकारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो munal.org ये वेबसाइट है, आप इस यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसका जो जितना भी इकोनॉमिक्स का वीडियो है आप उसको सुन लें। दरअसल ये और भी वीडियोज इसका डाला हुआ है, ज्योग्राफी भी है, कल्चर भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इसका इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। आप इसके इकोनॉमिक्स को जरूर सुनें। तो मैं बस यही कहूँगा कि इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन को आपको कवर करना है बहुत अच्छे से, इसी से आपका मेंस कवर होगा। लेकिन जो बेसिक्स है उस बेसिक्स के लिए आप केवल एनसीईआरटी के 11th के बुक को पढ़ लें और रमेश सिंह के बुक्स को पढ़ सकते हैं। और अगर ये दोनों भी आप नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि एनसीईआरटी के बुक्स को तो मैं कहूँगा करना ही है, आपको कर ही लीजिए। रमेश सिंह यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मुन्नाल के वीडियोज़ को, इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ को निश्चित रूप से सुन लें। मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि मेरे वीडियो को आप ना सुने। मेरे वीडियो को अगर आपको सुनने में आपका डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो ना सुने, बिल्कुल भी ना सुने। लेकिन मुन्नाल के वीडियोज़ को ज़रूर सुने, क्योंकि ये आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक जान डाल देगी, एक धार देगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाला है। देखिए, पेपर 3 का जो अगला सेगमेंट है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं जहाँ तक रिसर्च कर पाया, चीज़ों को समझ पाया, और जो मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है। देखिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है, मार्केट में एक दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक आया है एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये दृष्टि पब्लिकेशन का है। आप इस बुक को खरीद लें, ये बुक बहुत ही अच्छा है। इस बुक की खासियत यही है कि ये कई अलग अलग तरह के बुक्स का एक तरह से समावेश है और हर बुक्स की का एक तरह से निचोड़ इसमें डाला गया है। तो मेरे समझ से यदि आपको एनवायरनमेंट करना है और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये बुक है, इसको आप पढ़ लें। मोटा है थोड़ा सा किताब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सब दिन के लिए आपका हो जाएगा एक बार आप यदि मेहनत करते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है बुक, लेकिन मेरी जो सलाह है, आप मेरे समझ से शंकर IAS ये एक पब्लिकेशन ही कहिए, दरअसल साउथ की ये एक बहुत अच्छी कोचिंग है और साउथ इंडिया की, और इसका जो ये बुक है बहुत ही फेमस है और इसका हिंदी मीडियम में ये हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दृष्टि IAS का जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये बुक का नाम है, आप उसको पढ़ लें। काफ़ी अच्छी किताब है ये, और इससे आपका जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं वो बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। हर कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा एक मार्केट में इराक भरूचा का भी किताब है, इराक भरूचा राइटर का नाम है, इनकी भी किताब मार्केट में है। ये भी अच्छी किताब है, बहुत जगह आपको इनका भी नाम मिल जाएगा। लेकिन मेरे समझ से आप अगर दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़ते हैं हिंदी वाले और शंकर IAS का पढ़ते हैं इंग्लिश वाले, तो मेरे समझ से काफ़ी अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा प्रीफर उन्हीं दोनों को करें। इसके बाद जो 3rd पेपर है उसका अगला सेगमेंट है साइंस टेक। देखिए, साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 3 सेगमेंट इसके बाद है 3rd पेपर में। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि साइंस टेक का कोई भी बुक मार्केट में अच्छा सा अवेलेबल नहीं है, कोई भी अच्छा सा बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है साइंस टेक का। तो इसको आपको कवर करना यदि है तो आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन पे ही पैनी नज़र बना के रखनी होगी। आप ये जान लें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं उस तरह का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उस तरह की कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती है एग्ज़ाम में। मैं तो कहूँगा कि केमिस्ट्री, यूपीएससी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो केमिस्ट्री और
फिजिक्स, इसका बहुत खास जीएस में रोल नहीं है। आपको अगर करना है तो थोड़ा सा आप बायोलॉजी को कर लें कवर क्योंकि बायोलॉजी आपको थोड़ा मददगार साबित होगा। तो सिर्फ साइंस वाला पोर्शन आप 9th-10th के एनसीईआरटी को पढ़ लें। और यदि आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह देखना है तो आप लुसेंट का जो मार्केट में बुक है, आप लुसेंट के भी बायोलॉजी के पोर्शन को देख सकते हैं। बाकी जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, वो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन से ही कवर करना है। बाकी यदि कोई कोचिंग का नोट्स आपको अगर मिल जाता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और वो भी काफ़ी पतली किताब हो, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है मेंस में, वो करंट से रिलेटेड ज़्यादा होता है। मान लीजिए कोई परीक्षण हुआ या कोई सैटेलाइट वगैरह छोड़ा गया तो उससे संबंधित चीज़ें आपको पूछी जाएगी, न कि पूरा आपको न्यूटन का लॉ पूछा गया या फिर केमिस्ट्री का कोई थियरी वगैरह पूछ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बेसिक वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, बिल्कुल ना करें। बायोलॉजी के लिए आप लुसेंट और एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ सकते हैं, और बाकी न्यूज़पेपर और मैगजीन, और साथ साथ जो कोई अच्छा वेबसाइट है या कोई यूट्यूब चैनल जो कि अगर इस तरह की चीज़ें डाल रहा है तो आप उस पर फोकस करें। लेकिन कुल मिला के आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन से ही ये सारा पोर्शन कवर होगा, साइंस टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपदा प्रबंधन, कहीं भूकंप आया उससे संबंधित चीज़ें मान लीजिए न्यूज़पेपर वगैरह में डाला, मैगजीन में डाला, क्यों आया, कैसे आया, क्या उसका बचाव का तरीका, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप उन सारी चीज़ों को देख लें, अच्छे से पैनी नज़र बना के रखें, या उसका थोड़ा सिनॉप्सिस तैयार कर लें, थोड़ा सा उसको कंसाइज फॉर्म में लिख लें, तो धीरे धीरे ये अपने आप तैयार हो जाएगा। बाकी यदि इससे आपका मन नहीं भर रहा है और बेसिक्स के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल है। सीलवंत सिंह एक राइटर हैं, उनका बुक है एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। तो पूरा बुक पढ़िएगा तो बहुत समस्या आएगी। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी ना पढ़ें पूरा बुक, थोड़ा सा इसका जो है सेलेक्टिव टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, 2-4 चैप्टर सिर्फ पढ़ सकते हैं, वो भी अभी नहीं, बिल्कुल लास्ट में आप जब कीजिएगा, जब सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। और इसके अलावा एक विवास पैनोरमा का भी बुक आता है साइंस टेक का, ये बुक बहुत पतली है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो सीलवंत सिंह का सिर्फ 2-4-5 चैप्टर आप पढ़ लें। बाकी विवास पैनोरमा का जो बुक आता है आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत पतली किताब है, आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे को लैंग्वेज इसका थोड़ा टफ लगा, तो इसका भी आप सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो आपको कहूँगा कि साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप निश्चिंत हो जाएं और अपने न्यूज़पेपर और मैगजीन से कवर करें, उसी से कवर होगा। बाकी अगर कोई समस्या आती है तो मैं इससे संबंधित कुछ वीडियोस बना दूंगा, बेसिक आपका सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब जो अगला पेपर है वो है पेपर 4, यानी कि एथिक्स का पेपर। आपको मैं बता दूं कि एथिक्स का जो पेपर है वो 2 तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। दरअसल एक तो वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपकी सोच पर निर्भर करती है, आपके थॉट पर निर्भर करती है, आपके व्यक्तिगत जानकारी पर निर्भर करती है, या व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व पर वो निर्भर करती है। और कुछ इसका सैद्धांतिक पक्ष है, कुछ सैद्धांतिक पहलू है। आपको सिर्फ सैद्धांतिक पहलू के लिए किसी बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो मार्केट में कोई भी ऐसा बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है एथिक्स के लिए जो कि मैं आपको रेकमेंड कर सकूं कि आप ये पढ़ लें। 250 का ये पेपर है और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसको कवर करने के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरी सलाह है कि पिछले 1 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से दृष्टि पब्लिकेशन का जो मैगजीन निकलता है, हर मैगजीन में कुछ न कुछ एथिक्स से संबंधित चीज़ों को डाला रहता है। यहाँ तक कि हाल फिलहाल में जो मेंस का एग्ज़ाम अभी हुआ है, हाल फिलहाल में ही, इससे पहले जो मैगजीन आया है 1-2 महीने का, उसमें पूरा का पूरा एथिक्स से संबंधित सारी जानकारी दी गई है, या एथिक्स का पूरा एक तरह से निचोड़ ही डाला गया है। सैद्धांतिक पक्ष के लिए आप सिर्फ अगर उसको भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। मैं तो आपको कहूँगा कि पिछले 1 साल का उसका मैगजीन अवेलेबल करें, कहीं से मार्केट से खरीद लें अगर संभव है, और उसको सारे एथिक्स वाले पोर्शन को फाड़ के एक जगह उसको कंपाइल कर लें। तो मैं समझता हूँ कि एथिक्स के लिए उससे बेस्ट नोट्स और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें सैद्धांतिक पक्ष सारा मिल जाएगा, साथ ही साथ जो केस स्टडीज है, बेहतरीन तरीके से केस स्टडीज उसमें समझाया गया है, और तरह तरह का सिचुएशन डाल के तैयार किया गया है उसको। तो मैं यही कहूँगा कि पिछले 1 साल का जो दृष्टि पब्लिकेशन का मैगजीन आया है ना, आप उस मैगजीन को अवेलेबल करें, और उसमें एथिक्स से संबंधित जितनी भी चीज़ें दी गई है आप उसको फाड़ के एक जगह कर लें, कंपाइल कर लें। और यदि वो भी आपसे नहीं हो पाया तो पिछले 2-3 महीने पहले जो एथिक्स का एक अलग से खंड ही डाला गया था उसके मैगजीन में, आप केवल बस ये 2-3 महीने पहले तक के मैगजीन में आपको ये मिल जाएगा, पूरा का पूरा एथिक्स ही वो
अपने मैगजीन में डाला है, आप केवल उस पोर्शन को अलग कर लें और उसको अवेलेबल कर लें। मार्केट में शायद आपको मिल भी जाए अभी, और आसानी से आप अभी मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बीता नहीं है। बहुत सारा ऐसा दुकान होगा जहाँ पे आपको वो रखा होगा, तो आप उसको कंपाइल कर लें। बस मैं इतना कहूँगा, एथिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा यदि आपसे ये नहीं हो पाया तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप नोट्स अवेलेबल कर लें। कोई भी कोचिंग हो, एथिक्स से संबंधित, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, एथिक्स से संबंधित किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का यदि नोट्स आप अवेलेबल कर लेते हैं तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। किताब यदि खरीदेंगे तो फिर बहुत ही मोटा हो जाएगा, और उसको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा भी गया है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड में एथिक्स का यूज होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एथिक्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स अवेलेबल कर लें, या अगर आप वो नहीं हो पा रहा है तो दृष्टि मैगजीन का जो एथिक्स वाला हिस्सा है, आप उसको कंपाइल कर लें। पिछले 1 साल से लगातार उसको डाला जा रहा है। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है, लेक्सिकन का एक बुक आता है, आप इसको मार्केट से खरीद लें। पतली किताब है, ज़्यादा मोटा नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आपको बेसिक जितनी भी जानकारी है वो इससे हो जाएगी। इसके अलावा एक पेपर आपका एसे का बच गया, निबंध का बच गया। अब मैं निबंध से संबंधित जानकारी आपको दे दूं। अभी तक निबंध का कोई खास मार्केट में बुक नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ समय पहले दृष्टि पब्लिकेशन का एक बुक आया है, दृष्टि निबंध इस नाम से। तो दृष्टि निबंध इस नाम से जो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक आया है ना, मेरे समझ से अभी मार्केट में सबसे बेस्ट ये बुक है। सबसे बेस्ट बुक है एसे के लिए। इसमें बहुत सारा मॉडल एसे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ के बहुत अच्छे से अपना एसे को कवर कर सकते हैं, एसे को बहुत अच्छा बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं इस तरह से 4 पेपर, जो यूपीएससी का जीएस का है और एक एसे का जो पेपर है, उससे संबंधित हर पोर्शन की आपको जानकारी दे दिया कि कौन सा मार्केट में सबसे अच्छा बुक है अवेलेबल। मेरे समझ से आप यदि इस बुक को पढ़ते हैं, इस बुक का अध्ययन करते हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको फिर समस्या नहीं होगी। और बाकी कोई समस्या अगर होती है तो मेरे से आप कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल भटके नहीं, भटकाव से जितना हो सके खुद को बचाएं, क्योंकि भटकाव ही यूपीएससी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यूपीएससी क्वालिफाई आपको करने से यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो रोकती है। साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी दूंगा कि जो मैगजीन मार्केट में आता है उसमें एक योजना जो है, उस योजना मैगजीन को आप जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैगजीन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी कि कौन से मैगजीन को पढ़ा जाए और किसको छोड़ा जाए। बाकी कुल मिला के आपको मैं यही कहूँगा कि योजना कम से कम आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, और आपका जो यूपीएससी की तैयारी है वो इस बुक की मदद से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी महत्वपूर्ण बुक्स का नाम था वो मैं अभी आपको पेपर वाइज बताया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी सफलता का आधार या आपके जो सिलेक्शन का आधार है वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट है। अगर आप इस 5 सब्जेक्ट को अच्छा बनाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट को आप भूल जाएं, लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट है यही आपको प्रीलिम्स और फाइनली यूपीएससी का जो मेंस है उसमें आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। और वो जो 5 सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट। आपकी पूरी कोशिश हो कि इसी 5 सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी बुक्स का नाम मैं आपको बताया, आप इन सारे बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से आप इनको कवर करें, क्योंकि यही 5 सब्जेक्ट जो है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है, या आपकी सफलता का आधार है। यही बेस है 5 सब्जेक्ट। इस बेस को आप बहुत ही अच्छा बना के रखें और तभी आप सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित जो कुछ अगर कमियां रह गई हो तो वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।